प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हमने सीक्वेंस के ऊपर बात किया था स्टूडेंट्स, और एक सीक्वेंस के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी होने के विषय में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग स्टूडेंट सीरीज के ऊपर बात करेंगे कि सीरीज क्या होती है, कोई भी सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है और ऑसिलेटरी होती है, राइट। और हम ये देखेंगे कि कैसे किसी सीरीज को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। ठीक, नाउ हम लोग आज शुरुआती कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे इस इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और जितने भी टेस्ट होते हैं कन्वर्जेंट के लिए, उन टेस्ट के ऊपर धीरे धीरे हम लोग एक पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक, तो आइए जरा हम लोग पहले इस सीरीज के विषय में बात करते हैं कि ये सीरीज या इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है और कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं या देखते हैं कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। आइए इनकी डेफिनेशन के ऊपर और इस टॉपिक को समझते हैं। लोग स्टूडेंट्स, सपोज दैट स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक सीक्वेंस है U1, U2, U3 एंड अप टू इनफाइनाइट। ये एक सीक्वेंस है स्टूडेंट्स हमारे पास में, राइट। दिस इज अ सीक्वेंस एंड इस सीक्वेंस को लेके हम एक सीरीज बनाए इस तरह की, इनफाइनाइट, राइट। तो ये जो सीरीज बनती है सीक्वेंस के टर्म्स से, इसी को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सीरीज, राइट। इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। और इस सीरीज के जो एन टर्म्स होते हैं, एन टर्म्स उनके सम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड प्लस UN। ठीक, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, राइट। इनफाइनाइट सीरीज। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स के सीक्वेंस के टर्म से ही हमने सीरीज बनाया। सीरीज में सारे टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, प्लस या माइनस के साथ में, ठीक है ना। हमेशा प्लस के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर ये टर्म इनमें से कुछ नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। और उन सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज के एन टर्म्स के सम को हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो सीरीज है, ये इनफाइनाइट जो सीरीज है, ये कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या ऑसिलेटरी होगी, ये इस Sn के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि जैसा कि आपके दिमाग में कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी का थोड़ा सा कंसेप्ट जा चुका है, तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि ये जो सीरीज है, बेसिकली कन्वर्जेंट होने का मतलब ये होता है कि अगर इन सब टर्म्स को सम कर दिया जाए तो क्या वो एक फाइनाइट वैल्यू आती है। अगर हां और वो यूनिक है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट कहलाती है। अगर इन सब का सम एक इनफाइनाइट वैल्यू यानी कि प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आता है तो इस सीरीज को हम डाइवर्जेंट कहेंगे। और अगर इस सीरीज का सम फिक्स ना हो तो उस सीरीज को हम ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैथमेटिकली कोई भी सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है, दिस इज कन्वर्जेंट, नंबर 1। कन्वर्जेंट ये तब होती है स्टूडेंट्स जब हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लें और इस Sn की जो वैल्यू है ये एक फाइनाइट वैल्यू और एंड यूनिक अगर आ जाए तो इसे हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, राइट। और यही सीरीज स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट होती है अगर हम इस Sn का, ये जो n टर्म्स का सम है, इसका हम लोग स्टूडेंट्स लिमिट निकालें और ये जो है ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आए तो ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। और नंबर 3, अगर हम कह रहे हैं कि इट्स अ ऑसिलेटरी, तो इसका मतलब है कि ये n टर्म्स का जो सम है, ये जब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ये n टर्म्स का जो सम है ये नॉट यूनिक, ये जो लिमिट है ये यूनिक नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो उस केस में हम इस इनफाइनाइट सीरीज को
ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। अब आइए जरा मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट्स के हमारे पास में एक सीरीज है, दिस वन, एक सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट तक। आपको टेस्ट करना है कि ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसके एन टर्म्स का सम कीजिए। तो Sn इज इक्वल टू आएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n। और आपको ये पता है कि ये जो सीरीज है ये एक जिसे कहें हम लोग क्या है, इट्स हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भूल गया मैं, ये काट देना, ज्योमेट्रिक सीरीज होती है और अर्थमेटिक, यस हिंदी में इसे कहते हैं स्टूडेंट्स समांतर श्रेणी और इंग्लिश में कहते हैं इसको अर्थमेटिक सीरीज। तो ये जो अर्थमेटिक सीरीज है इसके एन टर्म्स का जो सम होता है वो होता है n + 1/2। तो Sn इज इक्वल टू इतना आया। अब जब हम इसकी लिमिट लेते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ Sn, तो इट्स अ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n + 1/2। तो दिस इज इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट, बिकॉज जैसे ही n की जगह इनफाइनाइट करेंगे तो इट बिकम इनफाइनाइट। तो ये जो सीरीज आई स्टूडेंट्स, दिस एम्प्लाइज दैट देयरफॉर द सीरीज इज व्हाट, इट्स अ डाइवर्जेंट। तो ये जो सीरीज आई है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, बिकॉज इसके n टर्म्स का जो सम है वो इनफाइनाइट आ गया है स्टूडेंट्स। नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, एक सीरीज है बच्चों 5 - 4 - 1, 5 - 4 - 1 + 5 - 4 - 1 + 5 - 4 - 1 एंड अप टू इनफाइनाइट। ये एक सीरीज है स्टूडेंट्स, जरा देखिए कि इसमें जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं 5, 4 और 1, वही रिपीट हो रहे हैं और एक खास तरह के अरेंजमेंट से रिपीट हो रहे हैं और ये सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर मैं इसके n टर्म्स का सम लूं स्टूडेंट्स, कितने n टर्म्स का, Sn, तो ये जो Sn है इसके 3 मान आएंगे स्टूडेंट्स अलग अलग, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये जो n है n इज इक्वल्स टू 3n, ठीक, यानी एक तरह से मैं कह लूं कि n इज इक्वल्स टू 3m, यानी कि n जो है अगर 3 का मल्टीपल हुआ तो हर बार 5, 4 - 1 ये जरूर आएंगे, ये तीनों आएंगे। और आप देखिए कि इन तीनों का जो सम है वो 0 है, मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 का मल्टीपल है तो या तो ये 3 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, और हर स्थिति में हम लोगों को जो सम है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर जो n है वो 3 का मल्टीपल +1 हुआ, यानी कि 4 टर्म हुए उसमें अगर, तो ये +5 आ जाएगा एक्स्ट्रा में, तो हर बार हम लोगों को जो सम मिलेगा वो कितना मिलेगा, +5 मिलेगा, ठीक। और बाय चांस अगर वो n जो है वो 3m + 2 हुआ, यानी उसमें कुल मिला के 5 टर्म या 10 टर्म या इस तरह से वो आगे बढ़ा स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हमेशा हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स 1, है ना। क्योंकि देखो अगर हम इसमें कुल मिला के 5 टर्म लिए तो 3 और ये 2, तो कुल मिला के हमें 1 मिला। अब यहां पर हमने 2 रखा तो ये 6 + 2 यानी 8 टर्म, तो कुल मिला के ये 3 और फिर ये 2, तो हम लोगों को हमेशा ये मिलेगा इस तरह से। यानी कि यहां पर कितने टर्म्स होने चाहिए, ये तो 3 का मल्टीपल हुआ तो सीरीज का सम 0 आ रहा है, ठीक है ना। जब ये क्या कहते हैं 3 का मल्टीपल +1, यानी कि 3 टर्म हो, सॉरी 4 टर्म हो, 7 टर्म हो और 10 टर्म हो ऐसे, और यहां पर 5 टर्म हो, 8 टर्म हो, लाइक दैट, इस तरह से, या ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े तो 11 टर्म हो, तो हम लोगों को ये अलग अलग सम मिल रहा है इस सीरीज का। तो हम लोगों को Sn की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या मिल रही है, एक अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं, और भले ही आप इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जब हमें इस सम की जो वैल्यू है वो यूनिक नहीं मिल रही है, इट मींस दैट द लिमिट ऑफ Sn एट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो जो लिमिट है हम लोगों को वो नॉट यूनिक नहीं मिल रही है, तो उस केस में द सीरीज
द सीरीज इज ऑसिलेटरी होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक कर सकते हैं या ऑसिलेटरी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो एग्जाम्पल की मदद से हमने किसी सीरीज का डाइवर्जेंट और ऑसिलेशन चेक किया है ना। अगर ये लिमिट जो है अगर फाइनाइट आ जाती तो ये कन्वर्जेंट सीरीज हो जाती। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक थ्योरम है स्टूडेंट्स जो कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने में या उसका टेस्ट करने में हमारी काफी मदद करती है। तो वो थ्योरम का स्टेटमेंट हम पहले समझेंगे और फिर उसके कुछ प्रूफ्स के ऊपर, यानी कि कुछ एक दो प्रूफ के ऊपर देखेंगे कि कैसे हम लोग देखते हैं कि कोई ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है स्टूडेंट्स। तो थ्योरम का स्टेटमेंट, ये थ्योरम कुछ इस तरह से है। द ज्योमेट्रिक सीरीज, बल्कि द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 plus r square plus r cube and so on up to infinite is number one convergent if modulus of r is less than 1. Number 2, divergent if modulus, not modulus, r is greater than equal 1. Number 3, oscillatory if r is greater than equal, I think check कर लेता हूं मैं, sorry, oscillatory if r is less than equal -1 स्टूडेंट्स। तो ये एक थ्योरम भी है स्टूडेंट्स अपने आप में और एक तरह से रिजल्ट भी है, एक क्वेश्चन भी है कि अगर एक ज्योमेट्रिक सीरीज आपको दी हुई हो तो उसमें ये जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशो, सर्वानुपात जिसे बोलते हैं, ये कॉमन रेशो की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो वो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। अगर वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर भी है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और अगर r की वैल्यू लेस देन इक्वल -1 हुई तो वो जो सीरीज है वो हमेशा क्या होगी, एक ऑसिलेटरी सीरीज होगी। अब शॉर्ट में इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इजी, प्रूफ देखना बहुत आसान है। मान लीजिए कि ये हमारे पास में एक सीरीज है और इसके n टर्म्स का अगर हम लोग सम लें स्टूडेंट्स तो वो जो सम है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा। Sn इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब प्लस सो ऑन, और ये चला जाएगा स्टूडेंट्स लगभग r⁻n-1 तक स्टूडेंट्स। ठीक, और ये Sn आप जानते हैं कि किसी भी ज्योमेट्रिक सीरीज के जो n टर्म्स का सम होता है वो होता है, हम लोग पहला केस ले रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें, जब r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो हमारे पास में जो Sn आएगा, ये केस नंबर 1 है, जब मॉडुलस r इज लेस देन 1 यानी r इज लेस देन 1 हो तो हमारे पास में Sn जो है उसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स कितनी, हमारे पास में आएगा 1 - r⁻n/1 - r। ये आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम ये होता है स्टूडेंट्स। नाउ अब जब हम इस Sn की लिमिट लेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट है, उसके लिए यही लिमिट लेनी पड़ती है इस Sn की। तो जब हम इसमें लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये जो है इसे हम लिख सकते हैं 1/1 - r r। ठीक, लाइक दैट। एंड आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r⁻n इज इक्वल्स टू 0 इफ मॉड्यूलस ऑफ r इज लेस देन 1। तो ये जो लिमिट है ये 0 हो जाएगी, और ये लिमिट जैसे ही 0 होगी और हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो इसमें तो n है नहीं है, तो हमारे पास में आ जाएगा 1/1 - r। और क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये जो चीज है ये क्या है, एक फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू,
फाइनाइट एंड यूनिक वैल्यू, यानी कि जो लिमिट ऑफ Sn है वो यूनिक आई है। कब आई है? जब r की वैल्यू लेस देन 1 या मॉड्यूलस ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होती है। तो इस केस में जो सीरीज है, देयरफॉर सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये हम लोग थ्योरम को एक तरह से प्रूफ कर रहे हैं पहले रिजल्ट को, कि सीरीज अगर r लेस देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट क्यों होगी, तो इस कारण से होगी, ठीक है ना, बिकॉज r इज लेस देन 1 है, दैट्स वाई ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0, तो हम लोगों को ये मिल जाएगी लिमिट, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि r लेस देन 1 है। मान लो 1/2 हुआ तो भी ये वैल्यू फाइनाइट ही मिलेगी ना हमें, तो उस केस में ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। जो सेकंड केस है, उस सेकंड केस का स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है, मान लो कि r इज इक्वल टू 1 हो, तो जो सीरीज होगी वो क्या मिल जाएगी हम लोगों को, जो सीरीज होगी वो इस तरह से मिलेगी, यानी उसके n टर्म का जो सम होगा वो 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स, ठीक है ना, n टाइम्स, यानी कि Sn इज इक्वल टू आ जाएगा n। और जब हम इसकी लिमिट लेंगे स्टूडेंट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ Sn, तो इट इज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ n एंड इट इज इनफाइनाइट। इट मींस दैट कि जब r इज इक्वल टू 1 होता है तो भी सीरीज कि जो n टर्म्स का सम है वो इनफाइनाइट हो जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज n टेंस टू इनफाइनाइट, तो Sn बिकम इनफाइनाइट, यानी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ठीक। और उसी तरह बच्चों अगर r ग्रेटर देन 1 हो, r क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो आपको पता है कि जो Sn है वो क्या हो जाता है, r⁻n - 1 अपॉन r-1, ये हो जाता है स्टूडेंट्स। और इस केस में ये इस तरह से बन जाएगा, r⁻n अपॉन r-1 - 1 अपॉन r-1, है ना। ये आपको याद होगा कि जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज के n टर्म्स का सम ये होता है स्टूडेंट्स। तो हमने वहां से ये रिजल्ट निकाला है, और ये रिजल्ट कहां से निकाला था, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो n टर्म्स का सम ये होता है। नाउ जब हम इसकी लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ Sn, तो इट्स अ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड इट्स अ r⁻n अपॉन r-1 - r-1, एंड उस कंडीशन में व्हेन n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये r⁻n जो है, जो कि r 1 से बड़ा है, तो ये जो है लिमिट r⁻n n टेंस टू इनफाइनाइट इज बिकम इनफाइनाइट, यानी कि ये लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी, और इसमें तो n है ही नहीं, n इनफाइनाइट माइनस सम नंबर इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी कि देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट, ठीक है ना, डाइवर्जेंट। तो सीरीज क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्जेंट हो जाएगी। एंड लास्ट केस स्टूडेंट्स, जो लास्ट केस है उस लास्ट केस में जरा ध्यान से देखिएगा, व्हेन r इज लेस देन इक्वल 1, ठीक है ना। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे r की वैल्यू जो है, यानी कि थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, अगर इसमें हम r इज इक्वल्स टू -1 ले लें, तो r इज इक्वल्स टू -1 ले लेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा -1 +1 +1 एंड सो ऑन, ये मिल जाएगी हम लोगों को सीरीज, इस तरह से चलती जाएगी। और ये जो सीरीज है, अब जो Sn है वो Sn हम लोगों को क्या मिलेगा, अब जरा ध्यान देना, अगर इस सीरीज में 2 टर्म हुए केवल तो हम लोगों को मिलेगा 0 इफ n इज इवन, और अगर इस सीरीज में ऑड हुआ, यानी नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू ऑड हुई, तो इसमें मिलेगा +1 स्टूडेंट्स, ठीक, जब n इज ऑड, यानी कि जब r की वैल्यू -1 होती है इस ज्योमेट्रिक सीरीज में, तो जो Sn है वो बारी बारी से 0 और 1 आता है। अब आप इसकी लिमिट भी लेंगे तो भी ये हमेशा 0 और 1 ही रहेगा, यानी n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तब भी आपको 0 और 1 ही मिलेगा। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जब इस n की वैल्यू, यानी कि जब r इज इक्वल टू हमने -1 लिया, तो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म से डिसाइड होगा कि Sn की वैल्यू क्या होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सीरीज में 2 टर्म हुए, 4 टर्म हुए, 6 टर्म हुए, तो सीरीज जो है वो 0 हो जाएगी, यानी उसका जो n टर्म्स का सम है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सीरीज में n की वैल्यू ऑड है, यानी उसमें 3 टर्म है, ठीक है ना, या एक ही टर्म है या 5 टर्म है, तो उस केस में हम लोगों को जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वो +1 मिलेगी, यानी कि n के इवन या ऑड होने से इस सीरीज
के n टर्म्स का जो सम है वो अलग अलग मिल रहा है, यानी सीरीज क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है। आई रिपीट अगेन, जब r की वैल्यू -1 हो रही है तो उस केस में जो नई सीरीज हमें मिल रही थी उसमें नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है, यानी n टर्म्स का जो सम है वो +1 या -1 हो रहा था। इस बात पर निर्भर था कि n की वैल्यू क्या है, इवन है या ऑड है। तो यानी कि r इज इक्वल टू -1 पे सीरीज के n टर्म्स का सम यूनिक नहीं है, यानी कि जब लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो वो भी यूनिक नहीं आएगी स्टूडेंट्स। तो इट मींस दैट द सीरीज इज ऑसिलेटरी। और उसी केस में, इसी केस को थोड़ा और आगे बढ़ाएं स्टूडेंट्स, जब r इज लेस देन 1 हो जाए तो r इज लेस देन 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो हम r को लिख सकते हैं कोई -p, जहां पर ये जो p है, इस p की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, क्योंकि अगर r इज लेस देन 1 है तो इट मींस दैट कि r को एक -p के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p 1 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर p 1 से बड़ा है तो -p हमेशा 1 से छोटा होगा। और इस कंडीशन में स्टूडेंट्स r रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर n एंड p रेज़ टू द पावर n हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों। ठीक, तो r रेज़ टू द पावर n, शुभम ओके, तो r रेज़ टू द पावर n इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू द पावर n p रेज़ टू द पावर n, है ना। इसी से हमने -1 को अलग कर दिया, p को अलग कर दिया। और उस केस में जो n टर्म्स का सम है, वो n टर्म्स का सम हम लोगों को क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल्स टू 1 माइनस r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। और जब हम इसमें r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स 1 माइनस -1 रेज़ टू द पावर n p रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 प्लस p स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से मिलेगा। और अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहां पर n की लिमिट लेंगे, यानी n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, तो उस कंडीशन में इसकी जो वैल्यू है, यानी n टर्म्स का जो सम है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि n की वैल्यू क्या है, इवन है कि ऑड है। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू इवन हुई तो ये माइनस साइन हो जाएगा, सॉरी ये प्लस बन जाएगा, और उस केस में हमें 1 माइनस इतना मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और अगर n की वैल्यू ऑड हुई तो ये -1 इस माइनस को मिला के प्लस बना देगा, यानी कि हमको सम कुछ और मिलेगा। यानी इवन और ऑड होने से हमें सीरीज का जो सम है वो अलग अलग मिल रहा है जब r की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक, यानी कि फिर ऑसिलेशन, यानी यूनिक लिमिट नहीं मिल रही है। और जब यूनिक लिमिट नहीं मिलेगी, इट मींस दैट द सीरीज इज ऑसिलेटरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम को कंप्लीट किया, और हमने इस थ्योरम की मदद से ये देखा कि अगर किसी ज्योमेट्रिक सीरीज में हमें स्मॉल r का पता चल जाए तो वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी या कुछ और होगी, उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है स्टूडेंट, और रिजल्ट भी है, इसे अपने दिमाग में रखिएगा, बिकॉज इस थ्योरम के इस्तेमाल से हम कई सारी सीरीजेस जो हैं, जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज के फॉर्म में होती हैं, उनकी डाइवर्जेंसी, कन्वर्जेंसी और ऑसिलेटरी का आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक, जब r यानी मॉड्यूलस ऑफ r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 1 होती है तो वो डाइवर्जेंट होगी, और जब लेस देन इक्वल 1 होती है तो वो ऑसिलेटरी सीरीज होगी स्टूडेंट्स। आइए अब जरा इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एक सीरीज है, यस, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। एंड नंबर 2 हमारे पास है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब एंड सो ऑन। ये हमारे पास में बच्चों दो सीरीजेस हैं, और इनको देखते से आपको पता लग रहा होगा कि ये ज्योमेट्रिक सीरीजेस हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों सीरीज हैं, इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट है और कौन सी डाइवर्जेंट है। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज में सोल्यूशन ऑफ 1, पहली जो सीरीज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि उसमें r की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि r इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी, 1/4 डिवाइड बाय 1/2, तो दिस इज 1/4 इंटू इट्स 2/1 यानी कि 1/2, है ना। टर्म एक टर्म किसी नेक्स्ट टर्म में उसके प्रीवियस टर्म का डिवाइड कर दें तो r आ जाता है, यानी कॉमन रेशो आ जाता है।
तो r इज इक्वल्स टू आया है 1/2, यानी कि मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल्स टू भी 1/2 आएगा, जो कि लेस देन 1 है। तो इसका मतलब जो पहली सीरीज है स्टूडेंट्स वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक, ये हम तब कर पा रहे हैं जब ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो। तो आपको यहां पर लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि सिंस सीरीज इज ज्योमेट्रिक, तो ज्योमेट्रिक थी इसलिए हम ये कर पाए। आप उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरे एग्जाम्पल में अगर आप r निकालने के लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, तो r आएगा आपके पास में r इज इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर डिवाइड बाय 1/3, तो इट्स सॉरी -1/3, तो इट्स -1/3, तो ये -1/3 आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि r की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या आई है हमारे पास में, r की वैल्यू इक्वल 1 भी नहीं है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं है, ठीक है ना, और ना ही ये लेस देन 1 है, ठीक है ना ही ये लेस देन 1 है। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस ऑफ r निकालें तो इट्स मॉड्यूलस ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू +1/3, जो कि लेस देन 1 है। इट मीन्स दैट कि द सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी स्टूडेंट्स। लेकिन बाय चांस बच्चों, लेकिन बाय चांस हमें r की वैल्यू किसी पर्टिकुलर सीरीज में, मान लीजिए हमें r की वैल्यू कितनी मिल जाती, r इज इक्वल्स टू सपोज दैट स्टूडेंट्स हमें -1 मिल जाता। तो अगर ये हम लोगों को -1 मिल जाता तो ये सीरीज क्या हो जाती, डाइवर्जेंट हो जाती स्टूडेंट्स। नॉट नो 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 नो, डाइवर्जेंट तो कब होती है, जब डाइवर्जेंट तो तब होती है जब ये ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, और ऑसिलेटरी होती है जब लेस देन इक्वल 1 हो। तो इस केस में तो ये ऑसिलेटरी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन r इज इक्वल्स टू अगर ग्रेटर देन 1 मिल जाए, यानी r इज इक्वल्स टू 2 मिल जाए, जैसे मान लो कि ये एक सीरीज है 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन, तो इसमें जो r इज इक्वल्स टू है वो 2 है, तो उस केस में जो सीरीज होगी वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने जो थ्योरम अभी प्रूफ किया उसकी मदद से हम किसी सीरीज का डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सीरीज का ज्योमेट्रिक सीरीज होना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स के इस छोटे से लेक्चर में हमने सीरीज का जो इंट्रोडक्शन आपको दिया है और इस बात के ऊपर जो बात करी है कि एक सीरीज कब कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी होती है, कैसे टेस्ट करते हैं हम n टर्म्स के सम की मदद से, आप लोगों को समझ में आया होगा। हम फर्दर अब सीरीज के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेशन के लिए अब टेस्ट करेंगे, यानी कि कुछ बाय नेम टेस्ट होते हैं स्टूडेंट, जिससे हम सीरीज के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी का पता लगाते हैं। अब आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम टेस्ट बाय टेस्ट, यानी हर टेस्ट के ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे और हर टेस्ट को चेक देखेंगे, समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे कि उस टेस्ट को किसी भी सीरीज के ऊपर कैसे अप्लाई किया जाता है और पता लगाया जाता है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि इस लेक्चर में जो आपको समझाया गया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप हमसे जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।